तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को स्टार्ट किया था उसका पार्ट 2 रह गया था, राइट। तो पार्ट 1 के अंदर हमने एक टाइप को डिस्कस किया था SON फॉर्मूला, राइट। SON फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज होता है, राइट। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। तो SON फॉर्मूले वाली जो फर्स्ट टाइप थी वो हम कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 2 में देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब वाली टाइप जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक WH फैमिली वाली टाइप, राइट। तो बढ़ते हैं अपने सेशन को, मूव करते हैं आगे। कुछ मैंने MCQ के क्वेश्चन भी डाले हैं ताकि हमारा पिछला कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हो जाए। जैसे एक स्टेटमेंट बोल रहा है, द एम्प्लॉयर सेड टू हिम आई शेल पे योर वेजेस टुमारो। तो ये जो पहली टाइप पढ़ाई थी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो आपको पता है यहाँ पे सेड टू आ गया बेटा, सेड टू आ गया तो हमें टोल्ड में जाना पड़ेगा, राइट। तो द एम्प्लॉयर सेड दैट, तो सेड का सेड तो नहीं रहेगा, ए ऑप्शन तो ड्रॉप हो जाएगी। द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम, द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, अभी यहां तक तो ये सही जा रहा है, राइट। अब आप पर्सन देखिए, पर्सन कौन सा आ रहा है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है। मैंने आपको लास्ट सेशन में मतलब पहले पार्ट 1 में आपको पर्सन सारे बता दिए थे कि आई, मी, माई, वी, अवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू, योर, योर्स सेकंड पर्सन होते हैं, और ही, शीट, दे, देयर, देम थर्ड पर्सन होते हैं। तो जब भी फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होना चाहिए। सो द एम्प्लॉयर सेड टू हिम, एम्प्लॉयर मतलब कोई एक इंडिविजुअल होगा तो उसके लिए ही लिख रहा है, राइट। और शैल, शैल का शुड बनता है, विल का वुड बनता है। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई थी कि शैल का शुड हम तभी बनाते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर यहाँ पे कोई सुझाव होगा, वह शुड इज द मॉडल ऑफ सजेशन, राइट। शुड के थ्रू हम सुझाव देते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो अगर सजेशन नहीं होगी तो शैल का भी हमने वुड ही कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे शैल का शैल लिख रहा है, यहाँ पे शैल का शैल लिख रहा है, तो अंडरस्टूड मीनिंग निकला। सी और डी भी हमारा गलत है, राइट आंसर बनेगा बेटा यहाँ पे बी, राइट। सो द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट, अब विल का शैल का क्या बना दिया इसने, वुड, क्योंकि सजेशन नहीं है, दैट ही वुड पे हिज वेजेस, राइट। फिर आगे योर, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो ये हिम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप जानते हैं कि ये हिम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, योर। और हिम का जो पोजेसिव होता है वो क्या होता है, हिज होता है, ही, हिम, हिज होता है। तो यहाँ पे हिज वेजेस को भी सही लिख रहा है, राइट। और टुमारो का द नेक्स्ट डे भी बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे राइट आंसर बी बनेगा हमारा, द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिज वेजेस द नेक्स्ट डे। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड सवाल आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यू सेड टू मी लास्ट वीक यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सो यू टोल्ड मी लास्ट वीक दैट आई वॉज। अब यू कौन सा पर्सन है हमारा, यू है हमारा सेकंड पर्सन, राइट। तो यू किसके अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन चेंज होता है बेटा, सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, दैट आई वॉज योर बेस्ट फ्रेंड। सेकंड सेंटेंस में ही को मतलब यू को ही के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, गलत हो जाएगा, ठीक है। और जो है थर्ड पर्सन में हमारा शी के अकॉर्डिंग, शी है नहीं यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी में यू का यू लिख रहा है, तो ये भी बिल्कुल एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे ए पार्ट, राइट। सो यू टोल्ड मी लास्ट वीक दैट आई वॉज योर बेस्ट फ्रेंड, राइट। सो लास्ट वीक का मतलब द प्रीवियस वीक या लास्ट वीक को लास्ट वीक में रखेंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है। सो यू टोल्ड मी लास्ट वीक दैट आई वॉज योर बेस्ट फ्रेंड, ऐसे बनेगा। आ जाते हैं आज की हमारी क्लास की जो मेन टाइप है जिसको हमने डिस्कस करना है, वो है टाइप 2। और ये टाइप सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये WH वाली टाइप है बेसिकली। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। पूरे WH वर्ड से, हु, WH वर्ड फैमिली आपको पता है, हु है, वाई है, देन वेयर है, देन हमारा विच आ जाता है, फिर हमारा वेन आ जाता है, फिर हमारा हाउ आ जाता है। सो ऑल आर WH वर्ड्स, राइट। क्या है, if the reported speech starts with any WH word then we follow this rule। अब वो क्या रूल है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाला है। तो जब कभी भी जो अगला पार्ट होता है जो बिना इन्वर्टेड कॉमा वाला सेकंड पार्ट होता है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच होता है सेकंड। और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है ना, मतलब जो बाहर आता है, सॉरी, ठीक है, जैसे ऐसे इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं हम, फिर एंड में इसको कवर करते हैं। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट होता है, फर्दर वाला। और जो पहले वाला पार्ट आता है आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास वाला हिस्सा होता है, अगर उसमें कभी भी WH वर्ड आएगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच हु, वाई, वेयर, विच, व्हेन, हाउ, इन WH वर्ड से जब स्टार्ट होगी तो हमें ये 4 पॉइंट है हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे बुरा है,
सेट टू को चेंज करना होता है बेटा आस्क्ड में, क्योंकि क्वेश्चन है। जैसे आप देख सकते हैं सवाल लिखा है यहाँ पे, बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। तो आपने यहां देखना कि इंट्रोगेटिव साइन आ रहा है, जब भी एंड में इंट्रोगेटिव साइन आ रहा है तो कभी भी सेड टू को आपने टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करना है, पहली बात। तो यहाँ पे सी ऑप्शन तो कट जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि WH टाइप में तो टोल्ड लगाते ही नहीं है, राइट। और पॉइंट नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन मार्क चेंज इनटू फुल स्टॉप। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि जब हमने ये डायरेक्ट स्पीच बनाई है, जब ये डायरेक्ट स्पीच लिख के दे रहा है, तब तो एंड में देखो साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रहा है। अब क्वेश्चन मार्क बोल रहा है फुल स्टॉप में चला जाएगा, इसका मतलब है कि जो इंटरोगेटिव वाक्य होता है, जो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, एक बहुत बड़ा चेंज होता है कि हमें उसको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, सिंपल वाक्य बनाना है हमें, उसको क्वेश्चन को क्वेश्चन में चेंज नहीं किया जाता। जैसे देखो मैंने बोला यू आर गोइंग देयर, मैंने बोला यू आर गोइंग देयर। तो आप मुझे बताएंगे कि ये सेंटेंस सिंपल है इंट्रोगेटिव है, तो आप बोलोगे सर सिंपल सेंटेंस है ये। अब सिंपल है बेटा तो एंड में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। तो मैंने थोड़ा और ज्यादा गूढ़ा कर दिया, इसको थिक कर दिया, राइट। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे बेटा तो क्या बोलेंगे वर्ब पहले लिखनी पड़ेगी, आर यू गोइंग देयर, तो हमें ऐसे बोलना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क बोल रहा है इसमें चला जाएगा फुल स्टॉप में। तो इसका मतलब क्या हुआ अंडरस्टूड, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो इंटरोगेटिव वाक्य है उसको सिंपल कन्वर्ट करना होता है, नरेशन के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। ये सेकंड पॉइंट बोल रहा है, जो ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क चेंज इनटू फुल स्टॉप। और टेंस और प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट वैसे घूमता रहेगा, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको बता दिया था पार्ट 1 में कि इज एम आर वॉज वर्ब में जाएगा, डू डज डिड में जाएगा, हैज हैव हैड में जाएगा, हैज बीन हैव बीन हैड बीन में जाएगा। पूरा प्रेजेंट पास्ट में चला जाता है, पास्ट पास्ट में ही चेंज होता है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है, विल वुड में चला जाता है, शैल शुड में चला जाता है, कैन कुड में चला जाता है, मे माइट में चला जाता है। विल का शैल का शुड हम तभी बनाएंगे जब कोई सुझाव होगा, अगर सजेशन नहीं होगी तो शैल का भी हमने बॉडी कन्वर्ट करना है, राइट। और लास्ट में बोला इन WH टाइप कंजंक्शन इफ वेदर इज नॉट यूज्ड, ये भी एक लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट्स ध्यान रखना। इसमें बोल रहा है कंजंक्शन इफ और वेदर का यूज नहीं किया जाता है, मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के ना तो यहाँ पे बेटा दैट लिखते हैं, ना तो यहाँ पे दैट लिखना है, और ना ही यहाँ पे आपको इफ या वेदर लगाना है, ये ध्यान रखना। ना तो यहाँ पे दैट लिखते हैं, ना ही यहाँ पे इफ और वेदर को यूज किया जाता है, कुछ भी नहीं लगाया जाता। अब आ जाते हैं इस पे। पहला बोल रहा है ही आस्क्ड टू मी, क्या आस्क्ड के बाद बेटा कभी टू लगता है, क्या टोल्ड के बाद कभी टू लगता है, तो आप बोलोगे नहीं सर आस्क्ड टू नहीं होता, कटेगा। ही आस्क्ड टू मी, इसमें भी टू लगा रहा है बेटा, ये भी कटेगा, आंसर एक ही बचा और वही आंसर बनेगा। ही आस्क्ड मी, देखो अब यहाँ क्या कर रहा है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, ही आस्क्ड मी, और आगे बोल रहा है व्हेन आई वाज कमिंग, ऊपर बोल रहा है व्हेन आर यू कमिंग, तो तुम वापस कब आ रहे हो, नीचे बोल रहा है व्हेन आई वाज कमिंग, उसने मुझसे कहा कि मैं कब आ रहा था, तो ये सिंपल बना दिया इसने, मतलब इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सिंपल में कन्वर्ट हुई, यही बोल रहा है। ये जो सेकंड पॉइंट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एरर भी आते हैं, ध्यान रखना आपने। कभी भी आस्क्ड आ जाए तो अगली स्टेटमेंट को क्वेश्चन में नहीं बनाते, ये ध्यान रखना, इनडायरेक्ट स्पीच का रूल है, यूनिवर्सल रूल है जो हर जगह अप्लाई होता है कि क्वेश्चन मार्क आपको कन्वर्ट करना है फुल स्टॉप, ये वाली बात हमेशा याद रखना। इनडायरेक्ट स्पीच में सवाल को सवाल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, सवाल को हमेशा फुल स्टॉप में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, जबकि एक्टिव पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। एक्टिव पैसिव वॉइस में क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही कन्वर्ट करते हैं, राइट। हु टॉट यू ग्रामर, सो बाय होम आर यू टॉट ग्रामर, ऐसे बनाया था हमने वॉइस में, बाय होम आर यू, तो आर यू बोला ना, बाय होम आर यू टॉट ग्रामर, तो वो इंट्रोगेटिव में ही चेंज किया था। अब इसके ऊपर आधारित आपके सामने कुछ सवाल हैं, आप इनको देख सकते हो। बोला व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। अच्छा कई बार ऐसा भी करता है कि रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखता है और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में ले जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो कुछ भी नहीं है इसमें, चाहे आप इसको आई सेड पहले बोल लो, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल। अब आई आस्क्ड हिम, पहली बात तो यहां पे आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो, सेट टू नहीं आएगा, आस्क्ड में कन्वर्ट होगा, बी कटा, सेट टू नहीं आएगा, सी कटा, ठीक है। और आई आस्क्ड यू, यहां पे यू आ रहा है, राइट। और यहाँ ए में बोल रहा है आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल, व्हाई आर यू मतलब यू यहाँ पे व्हाई आर यू, तो यू यहाँ पे हमारा पर्सन है, वो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। तो आई सेड टू हिम, तो मैंने उससे कहा होगा ना,
मैंने तुमसे नहीं कहा, मैंने उससे कहा होगा। वाई यू आर लुकिंग, यहाँ पे देखो एक बात और भी है कि यहाँ पे देखो आर लिख रहा है, टेंस ही नहीं बदल रहा, यहाँ पे टेंस ही नहीं बदल रहा। ठीक है, तो इसका डी पार्ट भी गलत बनेगा, आंसर बनेगा ए बेटा, क्योंकि इज या मार किस में जाएगा, वॉज में जाएगा ना। तो डी वाली ऑप्शन वैसे तो ठीक लिख रहा है, होने को या यू भी हो सकता है, लेकिन टेंस भी तो बदला जाएगा ना, तो आर का आर तो नहीं रहेगा, टेंस तो चेंज होगा, क्योंकि यहाँ तो सेड आ रहा है, सेड आ रहा है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में है तो टेंस तो बदला जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा ए। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। To the next, the teacher said to the student, the teacher said to the student, why were you absent yesterday? अब yesterday का सबसे पहले चेक कर लो, द प्रीवियस डे कहां कहां पे नहीं है। ठीक है, yesterday होता है पिछला दिन, तो मतलब yesterday का ए ऑप्शन में द प्रीवियस डे ठीक लिख रहा है, बी में भी लिख रहा है, सी में नेक्स्ट डे लिख रहा है, कट गया, और चौथे में भी द प्रीवियस डे, मतलब एक ऑप्शन हमने इस वर्ड से काट दी। अब द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट, सी तो पहले एलिमिनेट हो गया, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ये सही लिख रहा है। अब वाई का वाई भी ठीक लिख रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड लिख रहा है, क्योंकि कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट तो लिखना नहीं है ना, ही इफ और वेदर लिखना है। यहाँ पे भी वाई लिख रहा है, यहाँ पे दैट लगा रहा है, तो पहले कट चुका है, यहाँ पे भी वाई लिख रहा है। ठीक है, तीनों ऑप्शन में वाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे हैड बीन लिख रहा है, यहाँ पे हैड ही बीन लिख रहा है। ठीक है, तो ए और बी ये भी कटा, क्योंकि जब मैं वाई के बाद हैड बीन ही लिखूंगा तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया, और हैड बीन तो वैसे भी सब्जेक्ट से पहले इकट्ठा नहीं लिखा जाता, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ वाई हैड ही बीन, ये भी इंटरोगेटिव बना दिया इसने, ये भी इंट्रोगेटिव में जा रहा है, जबकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन में चेंज होता ही नहीं है। नरेशन के अंदर मैंने क्या बताया, क्वेश्चन क्या किस में जाता है बेटा, फुल स्टॉप में, तो आंसर बचेगा बच्चा हमारा एक ही आंसर बच रहा है, और वो है डी ऑप्शन, और यही करेक्ट है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, व्हाई ही हैड द प्रीवियस डे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये हैड बीन कहां से आ गया। ठीक है, तो बेटा ये जो वर है ना, यहाँ पे ये वर है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये बी की सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब वर अगर बी टू लगा रहा है तो मैं इसका थर्ड फॉर्म बीन लिखूंगा ना, हैड के साथ, हैड के साथ फिर मैं बीन लिख दूंगा, दैट्स इट। हैड के साथ मुझे बीन लिखना है, इसलिए ये थर्ड फॉर्म बीन लगा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे इसने बनाया, तो आंसर डी बनेगा। जाते हैं आगे, टाइप थर्ड के ऊपर आते हैं। सॉरी, टाइप थर्ड हमारी किस क्या बोल रही है, टाइप थर्ड हमारी क्या बोल रही है स्टूडेंट। टाइप थर्ड आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है बेसिकली, तो आप देख सकते हो टाइप थर्ड रूल्स फॉर इंपैरेटिव, इसको बोलते हैं इंपैरेटिव वाली टाइप है, ये इंपैरेटिव सेंटेंस वाली। ठीक है, इंपैरेटिव वाक्य होते हैं बेटा जो हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू होते हैं, राइट। इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं जैसे चेंज द वॉइस, हेल्प द पुअर, कैच द बॉल, और इसकी टाइप का मैंने पैसिव वॉइस में भी आपको करवाया था, इंपैरेटिव सेंटेंस को लेट की हेल्प से बनाते हैं, राइट। लेकिन नरेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करने का क्या रूल होता है, वो 4 पॉइंट आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है चेंज सेट टू, सबसे पहला पॉइंट है सेट टू को चेंज किया जाता है बेटा यहाँ पे अकॉर्डिंगली ऑर्डर्ड में, रिस्पेक्टेड में, फॉरबेड में, सजेस्टेड में, या आप इसमें कमांडेड भी लिख सकते हो। कोई सोल्जर वाली लाइन हो, ठीक है, सिपाहियों वाली कोई बात हो, तो वहां पे आप बोल दोगे कमांडेड, राइट, कमांडेड। सो चेंज सेट टू इनटू ऑर्डर्ड, रिस्पेक्टेड, फॉरबेड, सजेस्टेड, कमांडेड एक्सेट्रा, ऐसे बोल रहा है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, इसको हटा के बेटा कंजंक्शन टू का यूज किया जाता है। जो सेकंड पॉइंट है उसी को रिलेटेड है, आप लिखने की लोड नहीं है। पूरा कंजंक्शन टू विल रिप्लेस कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास। फिर टू के बाद बोल रहा है कि टू जो होता है उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होती है, ये लिख रहा है यहाँ पे। और टेंस और प्रनाउन का फंडा सेम है, वो इस टाइप के अंदर भी वैसे ही रूल बदलता चलेगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, प्रनाउन मतलब सन फॉर्मूला, राइट। तो देखते हैं, जैसे सवाल नंबर 1 आपके सामने लिख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है शी सेड टू मी डोंट कम हियर। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, एक्चुअली ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, इसका भाव देखना पड़ेगा आपको कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, डोंट कम हियर एक तरह से क्या है, ये यहां मत आना, यहां मत आना, उसने मुझसे कहा यहां मत आना, तो ये ऑर्डर है। अब इसका आंसर कैसे बनेगा बेटा, ठीक है, अब इसका आंसर कुछ इस तरह से बनाया, शी सेड टू मी डोंट कम हियर, दोबारा लिखा है आंसर के साथ सेंटेंस। तो बोल रहा है या तो आप ऐसा कर लो, डोंट को फॉरबेड में ले जाओ, जब आप फॉरबेड बोलोगे ना, शी फॉरबेड मी, तो फिर आपको नॉट नहीं लगाना, क्योंकि मैंने आपको कई क्लासेस में, पिछली क्लास में बताया कि फॉरबेड जो वर्ड है अपने आप में ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब आप फॉरबेड लिखोगे तो आप इसके साथ बेटा आगे नॉट नहीं लिखोगे,
क्योंकि फॉरबेड अपने आप में ही क्या है, नेगेटिव। तो इसका इस तरह से बन जाएगा, हेयर देयर में चला जाएगा, शी फॉरबेड मी टू कम देयर, राइट। अगर आपको यहाँ पे फॉरबेड नहीं लगाना है, अगर आप ऑर्डर्ड से बनाना चाहते हो तो फिर आपको नॉट लिखना पड़ेगा। शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर, तो फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर। तो अगर आपने फॉरबेड लिखना है तो फिर आप जो है वहां पे नॉट का यूज नहीं करोगे। अगर ऑर्डर्ड लिखना है तो फिर आप वहां पे नॉट का यूज कर सकते हो। शी ऑर्डर्ड मी नॉट नॉट कम देयर, राइट। शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर, यहाँ पे टू भी आएगा एक्चुअली, राइट। शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर, ऐसे बन जाएगा। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, देख लीजिए इंपैरेटिव सेंटेंस का। शी सेड स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट एंड डोंट वॉश एनीथिंग एल्स। तो शी सेड, उसने कहा। अब आगे देखो यहाँ पे लिख रहा है डोंट, है ना, आगे लेटर ऑन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डोंट लिख रहा है ये, कि मतलब डोंट वॉश एनीथिंग एल्स, कुछ और मत धोना। तो ये भी एक तरह से ऑर्डर ही है, तो इसका इस तरह से बना रहा है, ऑर्डर्ड हिम टू स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट एंड डोंट को आपको ध्यान रखना है, डोंट को आप ले जाओगे नॉट टू में, नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स, बिल्कुल इजी टाइप है, ठीक है। कंजंक्शन टू का यूज होता है यहाँ पे, और टू के बाद देखो यहाँ पे लगा रहा है, टू के बाद क्या लगा रहा है बेटा, वी1 लगा रहा है, जो आपको रूल में पीछे पॉइंट दिया इसने कि कंजंक्शन टू के साथ देख सकते हो, टू के साथ क्या हो रहा है, वी1 लगता है। तो आप देख सकते हो इस पहले वाक्य में भी, ठीक है, टू कम आ गया, यहाँ टू मिसिंग था मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी टू कम आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी कंजंक्शन टू के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इन सेंटेंस में भी आप देख सकते हो नॉट वॉश, नॉट के बाद टू आ रहा है प्लस वी1 आ रही है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं टाइप 4 और लास्ट टाइप है फिर नरेशन के अंदर आपको जो है हेल्पिंग वर्बल यूनिवर्सल ट्रुथ वाली टाइप है, ये तो बिल्कुल इजी है, कई छोटे लेवल के एग्जाम्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा। पूरा व्हेन द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रुथ, फंडामेंटल ट्रुथ्स ऑफ साइंस, सेइंग्स, प्रोवर्ब्स, हैबिचुअल एक्शन, द टेंस डजंट चेंज। तो आपको याद रखना बेटा, टेंस चेंज नहीं होता, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही रहेगा हमेशा, ये कभी चेंज नहीं होगा। देख सकते हो, ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेड पास्ट आ गया तो आप आगे वैसे बोलोगे द अर्थ मूव्ड, क्योंकि बी प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है, तो पास्ट में चला जाएगा। ये एक जो प्रेजेंट टेंस होता है, जो पास्ट टेंस होता है, जो फ्यूचर टेंस होता है, तीन जो बेटा ये टेंस के टाइम होते हैं, ठीक है, तीन ये जो टाइम स्पैन होते हैं, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी हैपनिंग जो पास्ट में भी वैलिड था एक्शन, प्रेजेंट में भी वैलिड है, फ्यूचर में भी वैलिड रहेगा, वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। सूर्य पूर्व से उदय होता था, सूर्य पूर्व से उदय होता है, सूर्य पूर्व से ही उदय होगा, ये तीनों टाइम स्पैन में ये वैलिड है ये बात, इसलिए फिर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसका जब आप बदलोगे तो ही सेड दैट द अर्थ मूव्स का मूव्स ही लिखना है बेटा, यहाँ पे टेंस नहीं बदला जाएगा, तो नॉट मूव्ड लिख रखा, आगे नॉट मूव्ड नहीं होगा, राइट। तो मूव्ड आपने मूव्स का यहाँ पे टेंस नहीं बदलना है, क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ये जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चक्कर काटती है, ठीक है जी। चलो ये भी लिख रहा है यहाँ पे, जैसे बोल रहा है दे सेड अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। तो दे सेड दैट अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, नॉट क्वारल्ड, मतलब क्वारल्स जो लिख रहा है ये इसका टेंस नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब एक कहावत है, प्रोवर्ब है, ये सेइंग है, ठीक है जी। टाइप नंबर 5 और लास्ट है, बेसिकली आपकी एक हैड बेटर के साथ भी चलती है, इन्फिनिटिव के साथ, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बोला एन इंपैरेटिव विद यू प्लस बेटर या यू प्लस हैड बेटर एक्सप्रेसिंग एडवाइस इज टर्न्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच लाइक एन ऑर्डिनरी इंपैरेटिव, ठीक है। तो जब आप हैड बेटर के साथ या यू बेटर के साथ जब भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच को बदलते हो तो उसका ऑर्डिनरी इंपैरेटिव बनाया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू एडवाइस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेटर और हैड बेटर को लेफ्ट आउट किया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखा जाता है, और फुल इन्फिनिटिव टू प्लस वी1 का यूज किया जाता है, इज यूज इंस्टेड ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव होता है बेटा जब हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये भी एक चैप्टर हमारा आगे आएगा, अभी एडवांस वर्ब, हाई लेवल वर्ब रह गया हमारा एक चैप्टर, उसमें मैं आपको जेरेंट्स, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल वाली क्लास हमारी रहेगी। तो उसमें मैं आपको बेयर इन्फिनिटिव, सिर्फ बेयर होता है नंगा एक्चुअली, ठीक है, जिसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, उसके साथ ना तो टू लगता है ना ही आगे वी1 आईएनजी लगता है। तो बेयर इन्फिनिटिव को जो है फुल इन्फिनिटिव में कन्वर्ट किया जाता है इंडायरेक्ट स्पीच में। एग्जांपल हम लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही सेड यू बेटर या यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, ये बेयर इन्फिनिटिव है, हैड बेटर के साथ कभी भी टू नहीं लगाते। हैड बेटर एक ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन है बेटा, ये फिर सारे एक्सप्रेशंस में आपको एडवांस वर्ब में बताऊंगा, ठीक है, जैसे वुड रैदर है, वुड सूनर है, रैदर देन है, हैड बेटर है, इनके साथ कभी टू नहीं आता,
ये सी जो लग रहा है यहाँ पे ये बेयर इन्फिनेटिव है, मतलब इसका टू नहीं लिखा है इसने, लेकिन इसने पीछे बोला है, इसने पीछे बोला है कि फुल इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। जब आप इसका इंडायरेक्ट बनाओगे तो वहां पे आपको फुल इन्फिनेटिव लिखना है। यहाँ पे बोल रहा है ही एडवाइज्ड मी टू सी अ डॉक्टर, तो टू प्लस सी लिख दिया। देखो ऊपर सी लिख रहा है वो बेयर इन्फिनेटिव है, यहाँ पे जब इसने टू प्लस सी लिखा तो ये एक आपका फुल इन्फिनेटिव यूज कर रहा है। तो टू प्लस वी वन इज कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव, अकेली वी वन इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव, राइट। तो जो ऑर्डिनरी हैड बेटर और बेटर को लेफ्ट आउट कर दिया, देखो इसने यही बोला है पॉइंट में, आप हैड बेटर और बेटर को लेफ्ट आउट करना होता है इंडायरेक्ट स्पीच में, उसको नहीं लिखते। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको कोई बेटर या यू हैड बेटर वाली स्टेटमेंट आ जाए पेपर में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है सिंपली बेटर और हैड बेटर को लेफ्ट आउट कर देना, उसको नहीं लिखना है वहां पे, ठीक है जी। जैसे एक और देख लीजिए, ब्रदर द डॉक्टर सेड यू हैड बेटर नॉट वर्क हार्ड, सो ब्रदर द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो ऊपर हैड बेटर के साथ नॉट वर्क हार्ड लिखा है उसने, सीधा लिखा है नॉट वर्क हार्ड, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेयर इन्फिनेटिव है, और यहाँ पे फिर उसके साथ फुल इन्फिनेटिव टू प्लस वी वन लिख रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपने बेटर और हैड बेटर को लेफ्ट आउट कर देना है, ठीक है जी। टाइप नंबर 6 एंड लास्ट, 6 टाइप है रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस। डब्ल्यूएच वाली टाइप, डब्ल्यूएच वाली टाइप में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कुछ नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना है, राइट। लेकिन यहाँ पे फर्क है। बोला रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा। जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, जितनी भी लिखी हुई है, इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, डू, डज, डिड, हैव, हैड, विल, वुड, जो मॉडल्स वर्ब्स होती हैं, जो मॉडल्स होती हैं स्टूडेंट्स, वो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स ही होती हैं, वो भी हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं। तो बोल रहा इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस नो, तो कंजंक्शन इफ वेदर विल बी यूज्ड। अच्छा, इसका मतलब ये है बेटा, जैसे देखो ना, जब हम हेल्पिंग वर्ब से सवाल बनाते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें। जब मैंने आपको बोला आर यू गोइंग देयर, आर यू गोइंग देयर, अगर आपका आंसर यस और नो में आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आपको इफ वेदर लिखना है। हेल्पिंग वर्ब से जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं, मैंने आपको पूछा क्या तुम वहां जा रहे हो, आपने बोला यस, तो स्पीकर अंडरस्टूड कर गया कि हाँ ये जा रहा है। आपको पूरा वाक्य बोलने की जरूरत नहीं है, यस आई एम गोइंग देयर, आप सिर्फ यस बोल दीजिए, या आप नो बोल दीजिए, नो। तो इसका मतलब नो मतलब आई एम नॉट गोइंग, यस मतलब यस आई एम गोइंग, राइट। तो यस नो में जब हमें आंसर मिलता है हेल्पिंग वर्ब से, जब भी हम क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमें यस और नो में आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर मैं इस वर्ड से पहले लिख दूं व्हाई आर यू गोइंग देयर, व्हाई आर यू गोइंग देयर, तो क्या हम यस नो के थ्रू आंसर दे सकते हैं? अब मैं ऐसे सीधा बोलूं यस, तो क्या ये सेंस बनती है? नहीं बनती है। तो WH वर्ड से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, सो वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें यस नो में आंसर मिल जाता है। तो यही बोल रहा है इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन यस नो, तो कंजंक्शन इफ वेदर फिर लगता है। तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब के केस में आपको कंजंक्शन लिखना पड़ता है। बोल रहा आर यू गोइंग देयर, ये मैंने आपको वो एग्जाम्पल जो मैंने लिखे थे अभी वो लिखे हुए हैं यहाँ पे एज ए आपको समझाने के लिए। तो पहला जो वाक्य बेटा आर यू गोइंग देयर, इसका आंसर अगर आप यस नो में लिखते हो, यस नो में लिखते हो तो चलेगा। लेकिन यहां पे अगर आप यस नो लिखते हो तो नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वाई आर यू गोइंग देयर, तो फिर आप यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर, ये बोलना चाह रहा है। ही सेड टू मी डू यू नो मी, ही सेड टू मी डू यू नो मी, ये बना इसका इनडायरेक्ट। ही सेड टू को किस में ले गया, आस्क्ड में ले गया, देख लो। ही सेड टू मी किस में गया, ही आस्क्ड मी, इफ लिख दिया, राइट। और देखो यहां पे भी क्वेश्चन है, एक बात ध्यान रखना, चाहे हेल्पिंग वर्ब वाली टाइप हो चाहे आपकी दूसरी टाइप हो WH वाली, क्वेश्चन को हमेशा ही फुल स्टॉप में लेके जाना है आपने, ये याद रखना। चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे आपका डायरेक्ट स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट हो, इंट्रोगेटिव हमेशा यहाँ पे सिंपल में ही कन्वर्ट करते हैं। अब डू यू नो मी का अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तब तो आप बोल दोगे सर इसका बन जाएगा डिड यू नो मी, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो। क्योंकि हमें यहाँ पे इसको अफर्मेटिव बनाना है, तो ये जो नो मेन वर्ब है, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी मेन वर्ब लगती है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो नो यहाँ पे न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे बना दिया इफ आई न्यू हिम, ये बना इसका इनडायरेक्ट। सो ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, ये ध्यान रखना। He said to him, did you intend to come with me? So he asked him if he had
डिड यू इंटेंड, सिंपल पास्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, राइट तो ये बना दिया इसका इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी इफ ही हैड इंटेंडेड टू कम विद हिम। और फोर्थ बोल रहा है ही सेड टू हर हैवंट यू सीन दिस मूवी चला जाएगा बेटा दैट मूवी में, सो ही आस्क्ड हर, ठीक है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हर के अकॉर्डिंग। हर का देखो क्या लिख दिया इसने, शी लिख दिया यहाँ पे, और हैवंट किस में चला जाएगा बेटा, हैडेंट में, क्योंकि सेड आ रहा है, पहले सेड आ रहा है, रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में होगी तो टेंस तो आगे बदला जाएगा, तो she hadn't seen that movie could be the right answer, right। एक क्वेश्चन और है, he said to the interviewer could you please repeat the question, तो he requested the interviewer, ठीक है। अब कुड भी आपकी एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब्स जब भी स्टार्ट होती है रिपोर्टेड स्पीच, जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो इफ वेदर तो लगेगा, तो यहाँ पे इफ आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी इफ नहीं लगा रहा, इसमें भी इफ नहीं लगा रहा, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन, he requested the interviewer if he could please repeat the question, तो could को बेसिकली वो could he could please लिखेंगे if he could repeat the question, ठीक है। सो इफ ही कुड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि जब आपने कुड का लिख दिया तो कुड अपने आप में ही एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, तो इसका प्लीज लिखने की जरूरत भी नहीं है इंडायरेक्ट स्पीच में, तो आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे डी। D could be the right answer. He requested the interviewer if he could repeat the question could be the right answer. So I hope आप इस बात को समझ गए होंगे। ये 5 to 6 टाइप्स मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक WH वाली टाइप और एक लास्ट में मैंने इफ और वेदर वाली आपको बताई हेल्पिंग वर्ब वाली टाइप। तो इस सेशन में इतना रहेगा, नरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।